हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पाथ टू मॉडर्नाइजेशन का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम उन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिन कंट्रीज का नाम हम हर रोज सुनते हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो या फिर ताइवान हो। इन सारी ही कंट्रीज की हिस्ट्री इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं चाइना से। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ईस्ट एशियन वाला जो पूरा रीजन है वो किसके डोमिनेशन में था? वो डोमिनेशन में था चाइना के। और चाइना में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो ईस्ट एशियन रीजन को कंट्रोल कर रही थी इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी? तो वो थी किंग डायनेस्टी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डेवलपमेंट चाइना के अंदर हो रही थी। बट कुछ टाइम बाद ही कॉलोनियल पावर्स चाइना के अंदर सबवर्जन करना शुरू कर देती हैं और इसी की वजह से चाइना के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोग जो हैं, वहां के लोग क्या कर देते हैं, वहां के लोग सिविल वॉर कर देते हैं चाइना के अंदर। ये हमें देखने को मिलता है। बट अब सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए वहां के अब सिविल वॉर वहां पे होने लगी। किसके रिस्पॉन्स में? यूरोपियन पावर्स के रिस्पॉन्स में। कहां पर? चाइना के अंदर। अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए चाइनीज जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारी कंट्री के अंदर हमें एक रिवोल्यूशन करना होगा। और उस रिवोल्यूशन के दो एजेंडाज उन्होंने रखे। सबसे पहला रिमूविंग इनइक्वालिटीज, एंड दूसरा जो एजेंडा था चाइनीज रिवोल्यूशन का वो था रीबिल्डिंग द नेशन। और इन्हीं इन्हीं दो मेन एजेंडाज पर चाइनीज रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और जब चाइनीज रिवोल्यूशन खत्म होता है तो उसमें हमें एक री इमरजेंस देखने को मिलता है। किसका? एक नई पार्टी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना के रिवाइवल के लिए काम करती है और कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी पर चाइना के अंदर काम कर कर चाइना की जो पुरानी इकोनॉमी थी यूरोपियन पेनिट्रेशन से पहले, वापस से उसका रिवाइवल करती है। तो ये सारा हम चाइना के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह जापान का इमरजेंस होता है। जापान जो है वो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो कि आइसोलेशन में हमें उसकी डेवलपमेंट होते हुए दिखती है और वैसे एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है। और जापान जो है एक मॉडर्न नेशन स्टेट है जो हमेशा से ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर चला है। जापान ने हमेशा ही एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। जापान ने अपने कॉलोनियल एम्पायर का बढ़ाते हुए ताइवान को कैप्चर कर लिया, कोरिया को कैप्चर कर लिया, एंड देन लेटर जापान ऑल्सो डिफीटेड चाइना। ये देखिए, जापान ने ताइवान को कैप्चर किया, देन कोरिया को, और उसके बाद उसने चाइना को भी डिफीट किया। अब ऐसे जापान की जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है पर्ल हार्बर अटैक कर देता है यूएस के ऊपर, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएस जो है न्यूक्लियर बॉम्बिंग करता है जापान की दो मेजर सिटीज के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी। और उसके बाद जापान की जो पूरी इकोनॉमी हम फ्लरिश होते हुए देख रहे थे वो पूरी कोलैप्स कर जाती है। बट आफ्टर 1970s जापान की इकोनॉमी वापस से रीइमर्ज होती है, रिबिल्ड होती है। कौन से प्रिंसिपल्स पर? कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर, फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स पर। ये था इसका इंट्रो। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि जो चाइना और जो जापान हम देख रहे हैं उसकी ज्योग्राफी क्या है, उनकी एथनिक एथनिक कल्चर क्या है, फूड कल्चर उनका कैसा है। तो सबसे पहले हम जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम चाइना की लोकेशन को देखेंगे। तो चाइना की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो चाइना जो है मेजरली थ्री रिवर से सराउंडेड है, येलो रिवर, यांगसे रिवर और पर्ल रिवर। और चाइना का जो मेजर रीजन है ना वो माउंटेनियस है। ये तो होगी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आपसे ज्योग्राफिकल लोकेशन चाइना की कोई पूछे तो आपको बताना होगा कि चाइना जो है एक एशियन कंट्री है। उसके बाद चाइना जो है मेजरली थ्री रिवर से सराउंडेड है, येलो रिवर, यांगसे रिवर एंड पर्ल रिवर। और इसका लार्ज पार्ट जो है चाइना का वो माउंटेनियस है। उसके बाद अगर हम इसकी एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप देखने को मिलता है वो है हान। और आज भी कुछ ऐसा ही है। तिब्बत वाले रीजन में अगर आप डोमिनेंट ग्रुप देखेंगे ना तो वो कौन है? हान, जिसकी शुरुआत बीजिंग से हुई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चाइना के अंदर मेजर लैंग्वेजेस या फिर डायलेक्ट्स की बात करें तो मेजर लैंग्वेज है यहाँ की चाइनीज। पर यहाँ पर अलग अलग डायलेक्ट्स भी हैं जैसे कैंटोनीज और शंघाईनीज। इसके अलावा अगर यहाँ की हम एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें मेजरली कौन कौन सी नेशनैलिटीज देखने को मिलती है? उइगर मुस्लिम्स, हुई, मांचू और तिब्बतन्स। उसके बाद अगर हम चाइनीज फूड की बात करें तो मेजरली हमें यहाँ पर फोर डिस्टिंक्ट टाइप के फूड देखने को मिलते हैं। और में जो सबसे बेस्ट नोन या फिर जो सबसे फेमस है वो है सदर्न और कैंटोनीज क्विजीन, जिसके अंदर भी कई तरह की कैटेगरीज हैं जैसे डिमसुम, डम्पलिंग्स या फिर पेस्ट्रीज।
अगर हम नॉर्थ चाइना की बात करें तो वहां पर व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है, और ईस्टर्न चाइना की बात करें तो वहां पर राइस और व्हीट दोनों का ही कल्टीवेशन होता है। और ऐसे ही अगर हम जापान की ज्योग्राफी, एथनिसिटी और लैंग्वेज या फिर वहां के फूड की बात करें तो जापान जो है एक आइलैंड कंट्री है और मेजरली 4 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, होन्शु, क्यूशु, शिकोको और होकाइडो। अगर हम इन्हें सीरीज में देखें तो सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोको एंड देन क्यूशु। और ओकिनावन चेन जो कि एक माउंटेनियस चेन है वो जापान को सराउंड करती, पूरे जापान के हमें अराउंड देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी जापान की लोकेशन की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया, मेन आइलैंड जो है वो माउंटेनियस है। जैसे हमने चाइना का भी देखा था ना कि लार्ज पार्ट ऑफ चाइना जो है वो हमें माउंटेनियस देखने को मिलता है, वैसे ही जापान के केस में भी। और ये तो हम सबको पता है कि जापान जो है एक एक्टिव अर्थक्वेक जोन में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ की एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें स्मॉल आइनू माइनॉरिटी देखने को मिलती है। मेजरली तो जापान के अंदर जापानीज ही रहते हैं, और अगर हम अलग अलग एथनिसिटीज की बात करें तो हमें आइनू माइनॉरिटी देखने को मिलती है, और कुछ कोरियन कम्युनिटी के लोग भी देखने को मिलते हैं। अभी कोरियन कम्युनिटी के लोग जापान में कहाँ से आए, क्योंकि कोरिया जो है पहले किसकी कॉलोनियल कॉलोनी थी, जापान की, तो यहाँ पर कुछ कोरियंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम फूड कल्चर की बात करें तो सबको पता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमें यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। फिश जो है एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जापान के अंदर है, और रो फिश का भी कंजम्पशन जापान में अच्छा खासा देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है सुशी। उसके बाद यहाँ पर जापान के अंदर एनिमल रेयरिंग कम देखने को मिलती है। ये तो थी जापान और चाइना की ज्योग्राफी, एथनिसिटी एंड वहाँ का फूड कल्चर। अब हम सबसे पहले जापान की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरह वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, किस तरह वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, और किस तरह फिर उसकी इकोनॉमी में हमें सर्ज देखने को मिलता है। तो अगर हम जापान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो 12th सेंचुरी तक जापान को रूल कौन करता था, एम्परर। कहाँ से, क्योटो से। क्योटो आज भी हमें देखने को मिलती है, एक मेजर सिटी है जापान के अंदर। बट 12th सेंचुरी के एंड तक एम्परर को रिप्लेस कर देते हैं शोगुन्स। अब यहाँ पर हमें हिरार्की देखने को मिलती है जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले एम्परर एम्परर रूल करते हैं 12th सेंचुरी तक, कहाँ से, क्योटो से। बट 12th सेंचुरी के एंड में ही शोगुन्स उनको रिप्लेस कर देते हैं। और शोगुन्स में भी वो शोगुन जो है, ये जो क्लास है, पर्टिकुलर क्लास, ये किस फैमिली से है, टोकुगावा फैमिली से। और ये रूल करते हैं जापान के ऊपर 1603 से 1867 तक। इनका जो टाइम पीरियड है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद शोगुन्स क्या करते हैं, पूरी कंट्री को 250 डोमेन्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन डोमेन्स पर अब कंट्रोल किनका होगा, लॉर्ड्स का। और उन्हीं लॉर्ड्स को कहा गया दाम्यू। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस हिरार्की में हमें एम्परर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद एम्परर को रिप्लेस कर कर शोगुन्स आ जाते हैं। अब शोगुन्स के अंडर जो काम करेंगे वो है दाम्यू। और दाम्यू क्या काम करेंगे, जो शोगुन्स ने पूरी कंट्री को 250 डोमेन्स में डिवाइड किया है उसका कंट्रोल कौन एंश्योर करेंगे, दाम्यूज। न सिर्फ इतना ही, बल्कि शोगुन्स ने अब दाम्यूज को ये कह दिया है कि तुम्हें अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश करनी होगी कैपिटल के अंदर। और जापान की उस टाइम पे कैपिटल कौन थी, इडो, जिसको आगे चलकर टोक्यो, या फिर आज भी जो जापान की कैपिटल है वो टोक्यो इडो नाम से ही आई है। उसके बाद शोगुन्स ने दाम्यूज को कहा कि तुम्हें अपने सेटलमेंट्स एडो या फिर कैपिटल के अंदर लगाने होंगे। अब ऐसा जो है शोगुन्स ने क्यों किया, क्योंकि शोगुन्स को इस बात का डर था कि अगर एडो जो है ऐसे बिखरे बिखरे अपने सेटलमेंट में रहेंगे तो कहीं ये हमारे खिलाफ रिबेलियन ना कर दे। और इसी के चलते शोगुन्स ने दाम्यूज को कहा कि तुम्हें अपनी सेटलमेंट अब एडो के अंदर लगानी होगी। उसके बाद जो हमें फोर्थ क्लास देखने को मिलती है इस हिरार्की में वो है सामुराई। हम सबको पता है ये है एक वॉरियर क्लास जो कि एक रूलिंग एलीट भी है, और किसके अंडर काम करेगी, शोगुन्स और दाम्यू के। अब इस हिरार्की में हमने सबसे पहले एम्परर को समझा, फिर हमने शोगुन्स की पावर देखी, फिर हमने दाम्यूज के फंक्शंस देखे, एंड देन लास्ट सामुराई। उसके बाद लेट 16th सेंचुरी में जापान के अंदर हमें 3 मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज तो यही हुआ कि सबसे सामुराई क्लास के आने से पहले जापान के अंदर क्या होता था कि जो पीजेंट्री क्लास है उसके पास भी आर्म्स, स्वॉर्ड्स कैरी करने के राइट्स होते थे। बट जैसे ही सामुराई क्लास केम इनटू पिक्चर, देन जो ये राइट था ये पीजेंट्री क्लास से हटाकर सिर्फ सामुराइज को ही दे दिया। और इससे क्या हुई, इससे इंश्योर हुई पीस एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा कंट्री के अंदर। सबसे पहला चेंज लेट 16th सेंचुरी में हमें ये देखने को मिला। दूसरा चेंज ये देखने को मिला कि जो शोगुन्स थे उन्होंने दाम्यूज को कह दिया है कि अब तुम्हें एडो कैपिटल के अंदर ही अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश करनी होगी। तो इसकी वजह से हमें सिटीज के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, अर्बनाइजेशन देखने को मिला। अब जब सिटीज के अंदर अर्बनाइजेशन या फिर ग्रोथ होगी तो कमर्शियल इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी।
अब जब किसी जगह की कमर्शियल इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो वहां के लोगों के अंदर हमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड देयर रीडिंग एबिलिटीज। वहां का कल्चर भी फ्लरिश करेगा। तो ये सब चीजें भी हमें अभी इसी टॉपिक में हम जापानीज सिटीज के अंदर चेंजेस में देखेंगे। उसके अलावा ये दूसरा चेंज था कि किस तरह दाम्यूज ने अपनी सेटलमेंट स्टैब्लिश किए। उसके बाद जो तीसरा मेजर चेंज था वो था लैंड सर्वे की टर्म्स में, कि किस तरह लैंड को ग्रेड कर दिया है एज पर देयर लैंड प्रोडक्टिविटी, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन जो है स्टेबल रहे। ये थे तीन मेजर चेंजेस जो लेट 16th सेंचुरी में जापान के अंदर हुए। अब जब दाम्यूज कैपिटल के अंदर रहने लगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। तो इसी के चलते हमें एक टाइम पर ये जो एडो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड भी बन गई थी। और इसके अलावा दो लार्ज सिटीज और भी फ्लरिश हुई एडो के साथ साथ, जो है ओसाका और क्योटो। अब जब ऐसे हो रहा है तो अब हमें क्या देखने को मिलता है कि वाइब्रेंट कल्चर्स ब्लोसम्ड इन द टाउन्स। इसके अलावा अब लोगों में, क्योंकि अब डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, स्किल्ड, अब किसी जगह पर अर्बनाइजेशन होगा, अभी मैंने पीछे बताया था, तो कमर्शियल इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी। अब लोगों के पास टाइम भी होगा कि वो अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पर ध्यान दे, अपनी स्किल्स पर ध्यान दे। तो उसी के चलते लोगों ने अब यहाँ पर रीडिंग एक्टिविटीज या फिर रीडिंग को इंजॉय करना शुरू कर दिया। और एडो के लिए तो ये भी कहा जाता है कि एडो में अगर आपको कोई बुक रेंट पर लेनी है तो उसकी कीमत सिर्फ एक बाउल ऑफ नूडल के बराबर होगी। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज गौर करने लायक है कि जापान जो है वो हमें इतना रिच कैसे देखने को मिल रहा है। तो जापान जो है इंपोर्ट करवाता है लग्जरी गुड्स। कहाँ से? तो टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करवाता है इंडिया से, और चाइना से इंपोर्ट करवाता है सिल्क, और बदले में एक्सपोर्ट क्या करता है? गुड एंड सिल्वर। अब इन्हीं चीजें ऐसे ही चल रही थी, बट इसके चलते अब जापान की इकोनॉमी पे स्ट्रेन देखने को मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई कंट्री किसी भी तरह का गुड अगर इंपोर्ट करवा रही है और बदले में लग्जूरियस या फिर गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजें एक्सपोर्ट कर रही है, तो इकोनॉमी पे तो स्ट्रेन पड़ेगा। तो उसी के चलते टोकुगावा फैमिली, जिसमें कौन थे? शोगुन्स, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इस एक्सपोर्ट पर। किस एक्सपोर्ट पर? एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल्स। और उन्होंने क्या, अब जाहिर सी बात, अगर रेस्ट्रिक्शंस या फिर सैंक्शंस लगा दिए तो जो सिल्क और टेक्सटाइल्स आ रहे थे चाइना और इंडिया से, अब वो कहाँ से आएगा? तो जापान ने क्या किया, अपनी कंट्री के अंदर ही सिल्क इंडस्ट्री लगा ली। कहाँ पर? निशिजिन में। और जो कि बेस्ट नोन इन द वर्ल्ड है फॉर देयर सिल्क। इसी के अलावा जापानीज इकोनॉमी में हमें बूम भी देखने को मिलता है, क्योंकि जापान के अंदर अब यूज ऑफ मनी होना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट इन राइस का क्रिएशन होना शुरू हो गया। इसी के अलावा हमें जापान के अंदर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी अब देखने को मिलते हैं। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस में हमें ये देखने को मिलता है, अब जैसे जैसे जापान की सिटीज फ्लरिश कर रही हैं, जैसे जैसे जापान में कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ रही है, वैसे वैसे वहां के लोगों की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है, रीडिंग एबिलिटीज आ रही हैं, स्किल में एनहेंसमेंट देखने को मिल रही है। तो जापान के लोग जो पहले सोचते थे कि हमारा खुद का कोई कल्चर नहीं है, क्योंकि हम भी किसके किसके मतलब किसके कल्चर के साथ हमारे कल्चर का कॉन्फ्लुएंस रहा है? चाइनीज कल्चर के साथ। तो जापानीज सोचते थे कि हमारे जापानीज कल्चर या फिर जापानीज हिस्ट्री का कोई खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। बट जैसे जैसे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस जापान के अंदर आए, तो जापान के लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये बात तो ठीक है कि चाइना का इन्फ्लुएंस है जापानीज हिस्ट्री पर इसका मतलब ये नहीं है कि जापान की कोई खुद की हिस्ट्री ही नहीं है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द मेजी रेस्टोरेशन। अब ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी जापान के अंदर। हमने देखा पॉलिटिकल हिरार्की, किस तरह एम्परर को 12th सेंचुरी में शोगुन्स रिप्लेस कर देते हैं, देन शोगुन्स के अंडर दाम्यूज काम करते हैं, फिर दाम्यूज के अंडर कौन देखने को मिलता है? समुराई, जो कि एक वॉरियर क्लास थी। अब अगर हम मेजी रेस्टोरेशन की बात करें तो मेजी यहाँ पर गवर्नमेंट है, कहाँ की? जापान की। अब क्या हुआ कि अब जैसे जापान में अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो फॉरेन कंट्रीज भी इस चीज को देख रही होंगी। तो वैसे ही यूएस ने क्या किया, 1853 में कोमोडोर को जापान में सेंड किया, भेजा एज अ डिप्लोमेट, जिसका नाम था मैथ्यू मैथ्यू पेरे। और इन्होंने एक एक एग्रीमेंट या फिर एक ट्रीटी पेश करी जापान के एम्परर के सामने, जिसमें उन्होंने परमिट मांगा, किस चीज का और किससे? जापानीज एम्परर से। किस चीज का परमिट मांगा? ट्रेड का। किसके साथ? जापान के साथ और यूएस से और जापान के बीच में ट्रेड होना चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा कहा मैथ्यू पेरे ने। और जब इस चीज पर ध्यान दिया एम्परर ने, तो जापान के लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो एम्परर की जो ये पोस्ट है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल इंपोर्टेंस नहीं रखती जापान के लिए, ये इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज वेल। और इसी के चलते अब जो शोगुन्स ने रिप्लेस किया था 12th सेंचुरी में एम्परर को, हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा, तो वापस से एम्परर अपनी पावर को रीहोल्ड कर लेता है और शोगुन्स को रिप्लेस कर देता है। इसी के अलावा 1868 में एक मूवमेंट फोर्सिबली रिमूव द शोगुन फ्रॉम पावर, अभी हमने देख लिया। और जो हम अभी एडो एडो कह रहे थे जापान की कैपिटल, अब उसकी रीनेमिंग कर दी जाती है टोक्यो के नाम से, जिसका मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल।
उसके अलावा अब जैसे ही यूएस के कोमोडोर मैथ्यू पेरे जापान के अंदर आए, तो जापान के लोगों में हमें फियर देखने को मिलता है। क्यों फियर देखने को मिलता है? क्योंकि जापान के लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि किस तरह ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर कॉलोनियल कंट्रीज ने या फिर फॉरेन कंट्रीज ने किस तरह इंडिया और चाइना को अपनी कॉलोनीज बनाया है। और इसी चीज का डर था जापान को भी। उसे डर था कि अगर हम इन कंट्रीज को अपनी कंट्री के अंदर आने देंगे, जापान के अंदर आने देंगे, तो कहीं आगे चलकर ये जापान को ही कॉलोनी ना बना ले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जापान ने रेस्ट्रिक्शन दिखाई, जापान ने सैंक्शंस लगाए इन कंट्रीज पर, और जापान ने अपने बॉर्डर को क्लोज कर लिया और कहा इन कंट्रीज को कि तुम हमारी कंट्री में मत आओ, चाहे वो ट्रेड का पर्पस हो या फिर तुम हमारी इकोनॉमी में बूस्ट करना चाहते हो। जापान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सारी चीजें की थी चाइना ने। और चाइना ने इसी हरकत की वजह से चाइना के अंदर किसी तरह की हमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाइना के अंदर नहीं हुई। बट जापान ने इस चीज को नहीं दोहराया। जापान के कई स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा लीडर्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम द न्यू आइडियाज इन यूरोप रेदर देन इग्नोर देम एज द चाइनीज वर डूइंग। और उन्होंने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया। न सिर्फ इतना ही, जापान को एक चीज पता थी कि रिस्क लेने में कोई फायदा नहीं है, तो जापान ने एक स्लोगन या फिर एक जापान की जो गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी को लॉन्च किया, जिस पॉलिसी का मेन स्लोगन था, जो उस पॉलिसी को ही डिफाइन करता है, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन पावर्स जापान के अंदर आ भी रही हैं, तो हम उन्हें इस चीज की, हम अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना रख ले। अगर हम अपनी कंट्री को रिच रखेंगे और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करेंगे, तो वो हमें कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, ना वो अपनी हमें कॉलोनी बना पाएंगे। तो जापान की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही किया। और वो इस चीज को भी जानते थे कि किस तरह एक फॉरेन कंट्री से आई हुई एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के लोगों को ही इस्तेमाल करके इंडिया को सब्जुगेट कर दिया। तो उनको ये चीजें भी अच्छे से पता थी। उसके अलावा अब जापान के अंदर फॉरेनर्स तो आना शुरू हो गए। इसके अलावा अब जापानीज ने भी अपने कंट्री के लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो यूरोपियन लोगों से भी वहां की चीजें समझ सके और वहां से सारी चीजें सीख के आने के बाद हमारी कंट्रीज में भी कुछ चेंजेस करे। इसके अलावा अब जो एम्परर की, क्योंकि एम्परर ने शोगुन्स को रिप्लेस कर दिया और एडो को रीनेमिंग करके टोक्यो कर दिया, जो कि एम्परर का मेन मेन वहां पर हमें होल्ड देखने को मिलता है। तो एम्परर जो है, एम्परर की जो इमेज है वो अब सैक्रेड होगी, वो अब पायस होगी। अब उन्हें सन गोडेस की तरह देखा जाने लगा, डिसेंडेंट ऑफ सन गोडेस। इसके अलावा अब ये सारी चीजें हो रही थी। अब एक बात बताइए, जापान जो है यूरोप के साथ काम भी कर रहा है, यूरोपियंस भी जापान के अंदर आ रहे हैं और जापानीज भी यूरोप के अंदर जा रहे हैं, तो चेंजेस तो होंगे, रिफॉर्म्स तो होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में हो या इकोनॉमिक टर्म्स में हो। और ऐसे ही कुछ रिफॉर्म्स हुए जापान के अंदर भी। अब जापान में क्या हुआ, एक न्यू स्कूल सिस्टम की शुरुआत हुई, कब से? 1870 से, जिसमें इस चीज को कंपलसरी कर दिया कि चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय, कंपलसरी स्कूलिंग होगी दोनों की। और इसे यूनिवर्सलाइज कर दिया 1910 में, 1910 के अंदर। और ट्यूशन फीस को भी रिड्यूस कर दिया जापान के अंदर। अब करिकुलम में काफी चेंजेस हुए एज पर वेस्टर्न मॉडल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जापान जो है वो पूरा, मतलब उसको कॉलोनी नहीं बनाया, बट उसके अलावा जापान ने पूरा वेस्टर्नाइजेशन कर लिया अपनी कंट्री का, ऐसा भी नहीं है। हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि जापानीज एजुकेशन के अंदर उसने काफी हद तक वेस्टर्न मॉडल्स को अपनाया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जापान जो है वेस्ट अमेरिका की ही चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, बट उसके ऊपर एक कैमोफ्लाज की तरह कवरिंग हो गई है जिसपे जापान लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न मॉडल्स को जरूर अपनाया जापान ने, बट जापान ने मोरल कल्चर पर काफी फोकस किया, जिसमें उसने कहा कि चाहे एजुकेशन में उन्हें वेस्टर्न मॉडल सिखाए जाए, बट उसके अलावा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें लॉयल्टी के प्रिंसिपल सिखाए जाए, उन्हें मोरल वैल्यूज सिखाई जाए, उन्हें मोरल प्रिंसिपल सिखाए जाए जो कि बेस्ड है जापानीज हिस्ट्री के ऊपर, ताकि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, देश के प्रति लॉयल रहें और एक अच्छे नागरिक बन सके। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि मेजी रेस्टोरेशन के अंदर उसका स्लोगन क्या था, जो मेजी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड रिच कंट्री। रिच कंट्री तो हो ही जाएगी अगर वहां के लोग एजुकेटेड होंगे, अब स्ट्रॉन्ग आर्मी भी तो करनी है। तो इसी को देखते हुए वहां पर कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब कॉन्स्क्रिप्ट दो तरह की आर्मीज होती हैं, एक तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी और एक पेड आर्मी। पेड आर्मी तो जैसे हमारी कंट्री के अंदर है, हम बदले में उन्हें सैलरी देते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं। बट कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी जो हमें नॉर्थ कोरिया के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। आपको सर्विस देनी ही होगी, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। ऑल यंग मैन ओवर 20 हैड टू डू अ पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस इन जापान। उसके अलावा मॉडर्न मिलिट्री फोर्स इसी के चलते डेवलप हुई, कहाँ पर? जापान के अंदर। बट अब हमें कुछ अलग अलग चीजें जापान के अंदर देखने को मिल रही हैं, कि जो फ्रीडम जापानीज पीपल इंजॉय कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ
इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। अब वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेजी गवर्नमेंट है वो कुछ कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना शुरू कर देगी अब इस टाइम के बाद। और हमें देखने को मिलता है कि जापान का जो लीगल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन को रोका जा रहा है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल, जाहिर सी बात है, किसी कंट्री में गवर्नमेंट की डोमिनेशन है और वहां पर किसी कंट्री में एक पॉलिटिकल मतलब पार्टी की डोमिनेशन है, और उस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का भी हमें इमरजेंस देखने को मिल रहा है। अब तो वो जो पार्टी रूलिंग में है, जो पार्टी अभी देश को चला रही है, वो उसको पक्का रोकने की कोशिश करेगी। तो ऐसा ही जापान में हुआ, पॉलिटिकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की गई मेजी गवर्नमेंट के द्वारा। न सिर्फ इतना ही, मीटिंग्स पर होल्ड लगाए गए, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई, और इसी के चलते गवर्नमेंट को मेजर्स द गवर्नमेंट हैड टू फेस अपोजिशन। इसके अलावा द आर्मी प्रेस्ड फॉर विग्रस फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अब हमें हमें देखने को मिल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी को कुछ तरह की फ्रीडम किसी हद तक मतलब काफी हद तक फ्रीडम दे रही है वहां की गवर्नमेंट, कहाँ की, जापान की गवर्नमेंट। और इसी के चलते अब आर्मी जो है विग्रस एक्शन करती है, किसके अगेंस्ट में, चाइना और रशिया के अगेंस्ट में। कहाँ की आर्मी, जापान की आर्मी। और चाइना और रशिया के अगेंस्ट में जो ये वॉर्स लड़ती हैं, जापान की आर्मी, जापान की मिलिट्री, उन दोनों ही वॉर्स में हमें जापान की विक्ट्री देखने को मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। अब तक हमने जापान का फूड देख लिया, वहाँ का कल्चर देख लिया, वहाँ की लैंग्वेजेस देख ली, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया, मेजी रेस्टोरेशन देख ली। अब देखेंगे कि इकोनॉमी में किस तरह मॉडर्नाइजेशन हुई जापान के अंदर। तो अब हमें देखने को मिलता है कि मेजी रिफॉर्म्स के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो हुए, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए। अब उन्होंने फंड्स को रेज करना शुरू कर दिया। फंड्स को कैसे रेज किया, एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा टैक्स इम्पोज कर लेवाइंग एन एग्रीकल्चरल टैक्स, ऐसा कर उन्होंने फंड्स रेज करने शुरू कर दिए। इसके अलावा जापान ने रेलवे लाइन को लेट डाउन किया बिटवीन टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ योकोहामा, कब, 1870 से 72 के बीच में। तो सबसे पहला रिफॉर्म क्या हुआ, फंड्स रेज करना शुरू किया जापानीज गवर्नमेंट ने बाय लेविंग एन एग्रीकल्चरल टैक्स। उसके अलावा रेलवे लाइन को ले डाउन किया गया। देन थर्ड जो चेंज है, थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो है टेक्सटाइल मशीनरी। टेक्सटाइल मशीनरी को इंपोर्ट किया गया यूरोप से। न सिर्फ इतना ही, फॉरेन टेक्नीशियंस को भी कंट्री के अंदर बुलाया गया ताकि वो एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके अच्छे ढंग से। न सिर्फ इतना ही, जापान की जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल है वहां पर फॉरेनर्स को बुलाया गया ताकि वो वहां पर अपनी टीचिंग दे सके, वहां पर जापानीज स्टूडेंट्स को टीच कर सके। इसके अलावा जापानीज स्टूडेंट्स को अब्रोड भेजा गया ताकि वहां की वो फॉरेन कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज से वहां की चीजों को सीख कर जापान के अंदर वो इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया, और कई सारी कंपनीज की डेवलपमेंट हमें 1872 के आसपास देखने को मिलती है, जैसे जाइबाट्सू के अंदर जापान की 4 मेजर कंपनीज हमें देखने को मिलती है, जैसे मित्सुबिशी और सुमिटोमो। अब इन्हीं के चलते जापान की पॉपुलेशन में हमें सर्ज देखने को मिलता है। जापान की पॉपुलेशन 1872 में 35 मिलियन थी, जो बढ़कर 1920 में 55 मिलियन हो गई। अब जब ऐसा होगा तो अब एक जाहिर सी बात है कि अब कोई लैंड मास है, वो है छोटा, और उस पर कुछ हद तक तो पॉपुलेशन रह रही है, तब तक तो ठीक है, जब तक रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस बना हुआ है। बट जैसे ही ये बैलेंस डिसबैलेंस में कन्वर्ट होगा तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ किया मेजी गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टिवली एनकरेज किया माइग्रेशन को। और कहाँ से, उन्होंने माइग्रेशन को प्रमोट किया होकाइडो की तरफ। अब जब होकाइडो पर भी पॉपुलेशन सेटलमेंट हो गई तो उन्होंने लोगों को प्रमोट किया कि वो माइग्रेट करे, कहाँ पर, हवाई और ब्राजील की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये टॉपिक काफी मतलब बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जापान के अंदर। जो पॉपुलेशन, जो मतलब अमाउंट पहले 7 लाख थी 1870 में वर्कर्स की, वो बढ़कर 4 मिलियन हो गई 1913 में। अब न सिर्फ मेल बल्कि विमेन भी जो है वर्किंग दे रही है एज अ लेबर। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लेड टू इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अब इस हद तक अगर मशीनरी बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी होगी, और इसी सप्लाई को फुलफिल करने के लिए एनवायरनमेंट को काफी हद तक नुकसान हो रहा था अब इस टाइम पर, क्योंकि टिम्बर की डिमांड काफी बढ़ रही थी। इस वजह से डिफोरेस्टेशन काफी हद तक काफी अमाउंट में हो रहा था। और इसी के अगेंस्ट में जापान के अंदर अब हमें कुछ कुछ रिवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जिसको लीड करते हैं तनाका शोजो।
जो कि इलेक्टेड टू द फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लॉन्च द फर्स्ट एजिटेशन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन 1897 विद 800 विलेजर्स इन अ मास प्रोटेस्ट वार्निंग द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है एग्रेसिव नेशनलिज्म। अब हमने देखा था कि किस तरह मेजी गवर्नमेंट जो है वो पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट की, और पावर को दे रही है मिलिट्री को, आर्मी को, और इसी के चलते आर्मी खुद से ही एक्शन ले रही है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, हमने पीछे भी देखा था। और यही नेशनलिज्म अब काफी अग्रेसिव हो गया इस टाइम तक आते आते। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन मेजी कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन तो हुई, फॉर्मेशन तो हुई, बट उसमें फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट को काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। डाइट की कंस्ट्रक्शन हुई। अब डाइट क्या है? द जापानीज यूज द जर्मन वर्ड फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, जापानीज पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जैसे सोवियत या फिर रशिया की पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है, वैसे जापानीज पार्लियामेंट को डाइट कहा गया है। पार्लियामेंट तो कंस्ट्रक्ट हुई बट विथ लिमिटेड पावर्स, और इसी के चलते 1899 में हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑर्डर दे देता है कि गवर्नमेंट के अंदर वही जनरल्स, वही एडमायरल्स सर्व करेंगे, मतलब वही लोग मिनिस्टर्स बनेंगे जो अभी जनरल्स या फिर एडमायरल्स की पोस्ट पर सर्व कर रहे हैं नेशन को। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इतने सारे चेंजेस हमें जापान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और किस तरह हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जापानीज टिल्टेशन या फिर जापानीज कल्चर का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वेस्टर्नाइजेशन के साथ। किस तरीके से वहां पर मैकडोनल्डाइजेशन हो रही है, मतलब फूड कल्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहाँ के? यूएस का कल्चर जापानीज कल्चर को। अब इसी के चलते वहां की जो सक्सेसिव जनरेशन है of Japanese intellectuals had a different views on Japan's relation with other countries। अब वहां पर जो हमें नई जनरेशन देखने को मिल रही है जापानीज इंटेलेक्चुअल्स की, उनका मानना अलग है कि अगर हम यूएस के साथ जापान के रिलेशंस देखते हैं तो वो उसको अलग व्यू से देखेंगे, और वही अगर हम रशिया और चाइना के साथ जापान के रिलेशंस देखते हैं तो वो कुछ अलग होंगे। अब हमें देखने को मिलता है कि कई सारे स्कॉलर्स अपने अपने व्यूज देते हैं कि किस तरह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हमें कंसिडर करना चाहिए जापानीज कल्चर के अंदर। तो फुकुजावा युकिची कहते हैं कि जापान को जो अपनी एशियन आइडेंटिटी है उसको एक्सपेल कर देना चाहिए, अपनी एशियन आइडेंटिटी को ड्रॉप कर लेना चाहिए, अपने आप को वेस्टर्न कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये मानना था फुकुजावा युकिची का। उसके बाद मियाके सत्सुरी कहते हैं कि उससे भी पहले हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन अब जापान के अंदर आती है ना, वो बिल्कुल भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं है कि जापान को खुद की आइडेंटिटी ड्रॉप कर वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर लेना चाहिए, खुद की सिविलाइजेशन को छोड़कर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को के पीछे चलना चाहिए। वहां की आने वाली जनरेशन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना। जापान की जो अब नई जनरेशन हमें देखने को मिलती है वो कहते हैं अर्ज्ड दैट नेशनल प्राइड बी बिल्ट ऑन इंडिजीनियस वैल्यूज रेदर देन ऑन वेस्टर्न वैल्यूज। और इसी तरह मियाके सत्सुरी जो कि एक फिलोसोफर हैं, और वो कहते हैं कि डिवोट वनसेल्फ टू वंस कंट्री इज टू डिवोट वनसेल्फ टू द वर्ल्ड। तो अपनी कंट्री पे ही रहकर अगर हम इंडिजीनियस वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो वो किसी वर्ल्ड को अपने आप को डिवोट करने से कम नहीं है। उसी तरह युवाके अमोरी क्या कहते हैं, ये भी एक फिलोसोफर है, और कहते हैं कि फ्रीडम इज मोर प्रीशियस देन ऑर्डर, मतलब फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ऑर्डर। अब ये उन्होंने क्यों कहा और इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है ना अभी कि किस तरह मेजी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाती है बट वहां पर फ्रेंचाइजी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। पार्लियामेंट डाइट के नाम पर पार्लियामेंट तो बनाती है बट उसके पास पावर्स ही नहीं है। तो वो कहते हैं यूई की एमोरी की फ्रीडम इज मोर प्रीशियस देन ऑर्डर। इसके अलावा अब हमारा अगला टॉपिक है डेली लाइफ ऑफ जापानीज पीपल। अब हमें जापानीज पीपल की अगर डेली लाइफ को भी देखें तो हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि किस तरह वो जापान जहां पर पैट्रियार्की हमेशा से ही हावी रही, अब पैट्रियार्कल सिस्टम अपनी रिजिडिटी को छोड़कर काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जापान के अंदर अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो होल्ड है वो काफी हद तक अब वीक हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब इतने डेवलपमेंट अगर होगी तो लोगों के पास टाइम भी बचेगा, और क्योंकि अब फैमिलीज भी छोटी हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो अब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी आने शुरू हो गए हैं जिसमें न्यू गुड्स की डिमांड रखी जा रही है, और जापानीज गवर्नमेंट तो लोन्स भी दे रही है जापानीज पीपल को ताकि वो जो हाउसेज है उनको बाय कर सके। उसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है ओवरकमिंग मॉडर्निटी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही बताया गया है कि किस तरह जब जापान जो है यूएस के ऊपर पर्ल हार्बर अटैक करता है और उसके रिस्पॉन्स में जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है, फैट बॉय
बैटमैन और लिटिल बॉय की, तो उसके बाद किस तरह जापानीज इकोनॉमी, जापानीज पॉलिटी बुरी तरह से र्यून हो जाती है, और फिर उसके बाद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कैसे होता है जापान के ऊपर। बट उसके बाद भी जापान ने अपने इंडिजीनियस वैल्यूज को कभी नहीं ड्रॉप किया। यहाँ पर हमें एक फिलोसोफर, एक स्कॉलर देखने को मिलते हैं, निशितानी केजी, जो कहते हैं, ही आर्ग्यूड दैट जापान्स मोरल एनर्जी had helped it to escape colonization and it was its duty to establish a new world order, a greater East Asia। फियाके अभी हमने पीछे देखा था ना कि उसने कहा था कि अपनी एशियन आइडेंटिटी को एक्सपेल करके उसे वेस्टर्न आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट जापान ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ईस्ट एशियन वैल्यूज को संजोए रखा और किस तरह अपनी मोरल एनर्जी, मोरल वैल्यूज को मेंटेन करते हुए फ्लरिश हुआ। उसके बाद अब जापान के ऊपर जब हिरोशिमा और नागासाकी की न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स होती है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, तो फिर वापस से रीइमर्ज कैसे हुआ और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़कर हम कह सकते हैं कि हाँ, इन चीजों की वजह से जापान की इकोनॉमी में रीइमर्जेंस हुआ। तो हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जापान की इकोनॉमी कोलैप्स क्यों हुई, तो अब हमने कई बार देख लिया कि अलाइड फोर्सेस में यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी की न्यूक्लियर बॉम्बिंग की। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। अब इस बॉम्बिंग के ऊपर भी दो व्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स करवाना जरूरी था ताकि वॉर को जल्दी से रोका जाए, और कुछ लोगों का कहना है कि हिरोशिमा और नागासाकी की जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग है वो कम्प्लीटली अननेसेसरी थी, क्योंकि जिस टाइम पर 1945 में यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स करी, उस टाइम पर जापान खुद ही सरेंडर करने वाला था, तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग करना कम्प्लीटली अननेसेसरी था। अब इसके अलावा क्या हुआ कि जापान के अंदर कई सारे चेंजेस हुए और यूएस ने भी उसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया, और इसी के चलते जापान की इकोनॉमी जो है 1970s तक आते आते पूरी तरह से रीबिल्ट हो गई, और इसी को कहा जाता है पोस्ट वॉर मिरेकल, कि किस तरह इतनी जल्दी जापान की इकोनॉमी में हमें रिकवरी देखने को मिलती है। और अब एविडेंस क्या क्या है कि भाई हाँ, वॉर के बाद जापानीज इकोनॉमी रिकवर कर गई, क्योंकि 1964 के जो ओलंपिक्स है वो टोक्यो में होते हैं। इसके अलावा अब 1964 में ही जापान के अंदर बुलेट ट्रेन आ गई हैं, जिसे कहा गया है शिनकानसेन, 1964 में ही। इसके अलावा अब 1960s में जापान के अंदर सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। अब ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि अब जापान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है, क्योंकि कई सारे केमिकल 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 या फिर इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल एफ्लुएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कैडमियम पॉइजनिंग। ये इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से काफी सारी डिजीजेस जापान के अंदर फैली और एनवायरनमेंट की भी डिस्ट्रक्शन हुई, एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान हुआ। वैसे ही एक मीनामाटा एक्सीडेंट हुआ था 1960s में, जिसके अंदर मरकरी पॉइजनिंग हुई थी। दैट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन इन द अर्ली 1970s, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की शुरुआत होती है 1960s के अंदर। और इन सब चीजों को रोकने के लिए मिड 1980s में जापान ने क्या कर दिया? स्ट्रिक्टेस्ट इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स को इश्यू कर दिया, ताकि इन्वायरमेंटल की जो नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को, वो आगे ना हो। ये तो थी जापान की हिस्ट्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइना। अब हम सारी चीजें जो हमने जापान के बारे में देखी, वो सारी चीजें हम चाइना के बारे में देखें। अब चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 3 क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि किस तरह चाइना ने अपनी सोवरेनिटी को रीगेन किया। वो सोवरेनिटी जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक किंग डायनेस्टी के हाथ में थी, जैसे ही कॉलोनियल पावर्स आई, यूरोपियन पावर्स चाइना के अंदर आई, वो सारी सोवरेनिटी खत्म हो गई, बट वापस से उसने रिगेन किया आफ्टर चाइनीज रिवोल्यूशन। तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, कि किस तरह चाइना ने फॉरेन ऑक्यूपेशन या फिर अपने उस ह्यूमिलिएशन को एंड किया जो फॉरेनर्स ने उसके ऊपर किया था। उसके बाद हाउ चाइना ब्रिंग इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट इन देयर कंट्री। ये 3 क्वेश्चन है जो चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो चाइनीज डिबेट्स हैं वो मेजरली 3 ग्रुप्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। चाइना की जो डिबेट्स या फिर जो चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यूज ऑफ 3 ग्रुप्स। उनमें सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ऑफ अर्ली रिफॉर्मर्स, जो कहते हैं कि यूज ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज इन न्यू एंड डिफरेंट वेज टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द वेस्ट। जो चैलेंजेस हमें वेस्ट की तरफ से मिले हैं या फिर जो चैलेंजेस वेस्ट ने चाइना के ऊपर इम्पोज किए हैं, उनको दूर करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है यूज ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज। ये मानना था अर्ली रिफॉर्मर्स का। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है द ग्रुप ऑफ रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज, जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द आइडिया ऑफ जापान एंड वेस्ट।
जो किसके आइडियाज से इन्फ्लुएंस है? रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरीज, जापान और वेस्ट के आइडियाज से। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो है द ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कहते हैं या फिर इस चीज पे भरोसा रखते हैं कि वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड ड्राइव आउट द फॉरेनर्स। जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको कंट्री से बाहर भगाया जाए और इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जाए। और यही दो में से एक मेन एजेंडा था चाइनीज रिवोल्यूशन का, रिमूविंग इनइक्वालिटीज। जिसके बाद मतलब चाइनीज रिवोल्यूशन के बाद इसी वजह से इमरजेंस भी तो हुआ था किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। उसके बाद सही मायने में मॉडर्न चाइना की शुरुआत या फिर बिगिनिंग कब हमें देखने को मिलती है? इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, जब चाइना का सबसे पहला एनकाउंटर होता है वेस्टर्न पावर के साथ इन टर्म्स ऑफ जीसट मिशनरीज। जब चाइना के अंदर मिशनरीज आते हैं वेस्ट की तरफ से, और वो चाइना के अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? वेस्टर्न साइंस सच एज एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। तो ये सबसे पहला एनकाउंटर था मॉडर्न चाइना का, किसके साथ? वेस्ट के साथ। बट चीजें सारी सही नहीं चल रही थी। अब चाइना के अंदर एक मेजर टर्मोइल भी आएगा, कब? 1839 से 42 के बीच में। अब इस टाइम पर क्या हुआ था? ब्रिटेन के साथ ओपियम वॉर हुई थी चाइना की। और इस ओपियम वॉर के बाद चाइना को जरूरत महसूस हुई कि जो हमारी किंग डायनेस्टी 500 सालों से रूल कर रही है, अब उसके अंदर मतलब 1912 में उसको 500 साल हो जाएंगे। हमने फर्स्ट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पेज पे ही देखा था। तो किंग डायनेस्टी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, ऐसा मानना था किसका? चाइनीज पीपल का, आफ्टर ओपियम वॉर। और इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते क्या क्या रिफॉर्म्स हुए? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजेस किए गए, न्यू आर्मी को कंस्ट्रक्ट किया गया, एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस हुए और लोकल असेंबलीज को बनाया गया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट कर सके। इसके अलावा अब चाइनीज लोगों के अंदर भी एक डर था, जो कि हमें जापान की हिस्ट्री में भी देखने को मिला था, कि चाइना के लोगों के अंदर या फिर जो चाइनीज थिंकर्स थे उनके दिमाग में एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट था पहले से ही। और उनका मानना ये था कि जिस तरह पार्टीशन ऑफ पोलैंड या फिर पोलैंड का जिस तरह सब्जुगेशन हुआ है, जिस तरह इंडिया को सब्जुगेट किया है, कहीं ब्रिटिशर्स या फिर कॉलोनियल पावर्स हमें भी सब्जुगेट ना कर दे। ये मानना था चाइनीज थिंकर का। और यहाँ पर चाइनीज तो एक बात और भी कहते हैं कि इंडिया वॉज अ कंट्री that was destroyed by a known country, that is East India Company. Not only this, but they also says that Indians for being cruel. Chinese हमें क्रिटिसाइज करते हैं ये बात कहते हुए कि इंडियंस तो इतने क्रूअल हैं कि खुद के लोगों के ही अगेंस्ट में उन्होंने काम किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। Such arguments carried a powerful appeal as ordinary Chinese. अब ऑर्डिनरी चाइनीज भी ऐसी बात कैसे कह रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो ओपियम वॉर ब्रिटेन ने चाइना के साथ लड़ी है 1839 से 42 के बीच में, उस पे मेन होल्ड ब्रिटेन का है। बट वो लड़ाई लड़ कौन रहे हैं? इंडियन सोल्जर्स फॉर ब्रिटेन अगेंस्ट चाइना। और इसी के चलते अब कन्फ्यूशियनिज्म, एक नई आइडियोलॉजी चाइना के अंदर आती है, जिनमें कन्फ्यूशियनिज्म या फिर कन्फ्यूशियस जो कि फिलोसोफर थे, चाइनीज फिलोसोफर, उनकी आइडियोलॉजी का ये नाम है। और उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चाइनीज को गुड कंडक्ट होल्ड करना चाहिए, प्रैक्टिकल विजडम पर भरोसा रखना चाहिए एंड प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। इसी के चलते अब हमें देखने को मिलता है कि चाइना के अंदर भी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। और चाइना जो है अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजता है, लाइक जापान, ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड दे ब्रिंग बैक न्यू आइडियाज व्हेन दे केम बैक टू देयर कंट्री। और उसी के चलते फिर चाइना उन न्यू आइडियाज को अपने कंट्री में अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करके अडोप्ट करता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब हमें देखने को मिलता है कि जो मांचू एम्पायर था चाइना के अंदर, उसे ओवरथ्रोन कर दिया जाता है चाइनीज लोगों के द्वारा, और अब चाइना जो है रिपब्लिक बन जाता है, एस्टैब्लिश्ड इन 1911 अंडर सुन याट सेन। और ये इन सुन याट सेन को फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। ही स्टडीड इन मेडिसिन बट वाज ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट द फेट ऑफ चाइना। और इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को दिया जो कि सही मायने में एक कंट्री को रिपब्लिक बनाते हैं। उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल था नेशनलिज्म, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मांचू एम्पायर है ये एक फॉरेन डायनेस्टी है, तो इसको जल्दी से मतलब चाइना से हटाया जाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर क्या है? नेशनलिज्म की भावना। उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल सैन यू सेन का था वो है डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब ही क्या है? वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही एक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरा प्रिंसिपल जो सैन यू सेन ने दिया वो था सोशलिज्म का, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी प्राइवेट होल्डिंग है ना चीजों की, या फिर जो कंपनीज चला रही है, या फिर जो थोड़ी बहुत भी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट या फिर आइडियोलॉजी है, उनको हटाकर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को किया जाना चाहिए चाइना के अंदर, ताकि कैपिटल का रेगुलेशन हो सके और लैंड होल्डिंग्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके।
और इसी के चलते हम आगे देखेंगे कि किस तरह चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आती है, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जो कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से काफी हद तक मैच भी करती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को भी रिक्रूट किया था। न सिर्फ इतना ही, उनकी लैंड होल्डिंग को भी ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की विक्ट्री होती है, ब्रिटेन जीत भी जाता है, उसके बाद भी बीजिंग या फिर चाइना के लोगों को अपनी जो टेरिटरी है वो वापस नहीं मिलती, और इसी के अगेंस्ट में मे रिवोल्यूशन या फिर मे प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी जाती है चाइनीज लोगों के द्वारा। इसी के अलावा जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो कहते हैं कि फॉरेनर्स को अब चाइना से बाहर भगाना होगा। इसके अलावा हु वर कंट्रोलिंग, क्यों भगाना होगा? बिकॉज दे वर कंट्रोलिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज, जिसके ऊपर उनका कोई अधिकार ही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी कर दिए चाइना की चाइनीज सिस्टम के अंदर, जैसे यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग, अबोलिशिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, इक्वालिटी इन मैरिजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंड पॉवर्टी। ये सारे रिफॉर्म्स किए करने की डिमांड रखी गई चाइना के अंदर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इन सारी चीजों के चलते दो मसीहा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला है गुओमिंदांग, या फिर जिसे हम आगे चलकर ताइवान वाले टॉपिक में जीएमडी के नाम से देखेंगे। इसे नेशनल पीपल्स पार्टी भी कहा गया। और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी इमर्ज्ड एज मेजर फोर्सेस स्ट्राइविंग टू यूनाइट द कंट्री एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। अब सून याट सेन, जो कि चाइना का मॉडर्न फाउंडर माना जाता है, उसने वो क्या उसकी जो फिलोसफी थी वो क्या बन गई? बेस किसका? बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ नेशनल पीपल्स पार्टी या फिर गुओमिंदांग जीएमडी। इसके अलावा जब इसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ सून, चियांग काई शेक ये चार प्रिंसिपल्स या फिर आइडेंटिफाइड फोर ग्रेट नीड्स एज क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और जब ये किसकी फोर ग्रेट नीड्स किसने रखी थी? सून याट सेन ने। बट जब चियांग काय शेख आ जाते हैं उनकी डेथ के बाद, तो वो कहते हैं कि एक विमेन को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। फोर वर्च्यूज को ये डिफाइन करते हैं: कैस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। न सिर्फ इतना ही, अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये तो काफी अच्छा इंसान है कि ऐसी ऐसी चीजें कह रहा है कि विमेन को इन चार वर्च्यूज को होल्ड करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसने कहा ही रिकॉग्नाइज देयर रोल एज कन्फाइंड टू हाउस होल्ड। उसके अलावा गुमिंदांग सोशल बेस वॉज इन अर्बन एरियाज, और इसी के चलते हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि नेशनल ये गुमिंदांग को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका जो बेस है वो हमें अर्बन एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। बट उसके बाद भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफी स्लो थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। बट हमें देखने को मिलता है कि जो अर्बन वर्कर्स हैं, पर्टिकुलरली विमेन, अर्न वेरी लो वेजेस, वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग, कंडीशंस ऑफ वर्क आर बैड, कंसर्न विद वुमेन्स राइट। इसके अलावा अब हमें कुछ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिलता है चाइना के अंदर, कि कैसे स्कूल्स का स्प्रेड हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में टीचिंग दी जा रही है फॉरेनर्स के द्वारा। न सिर्फ इतना ही, जर्नलिज्म भी फ्लरिश कर रहा है, जिसके चलते अब ग्रोइंग अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यू थिंकिंग, मतलब एक नया नजरिया लोगों के पास आ गया है सोचने का। अब उन्हें चीजों का पता लगेगा अगर जर्नलिज्म कंट्री के अंदर फ्लरिश करेगा तो। और इसी तरह से लाइफ वीकली करके एक मैगजीन या फिर एक एडिटोरियल की भी शुरुआत होती है चाइना के अंदर, जिसकी मदद से अब चाइनीज लोगों को महात्मा गांधी, केमल अटाटर्क जैसे लीडर्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा गुइमिंदांग डिस्पाइट इट्स अटेम्प्ट टू यूनाइट द कंट्री फेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स नैरो सोशल बेस। अब गुइमिंदांग की जो ये जो पार्टी है, इसकी जो फिलोसफी का बेस था वो किसके प्रिंसिपल्स पर बना था? सून याट सेन के प्रिंसिपल्स पर, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना था। बट उसकी डेथ के बाद हमने देखा था ना कि जब चियांग की शेख आया तो उसने क्या करा? उसने फोर वर्च्यूज फॉर विमेन को बताया, और किस तरह उन्होंने कहा कि विमेन जो है कन्फाइंड टू देयर हाउस होल्ड, उनका इतना ही काम है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नैरो सोशल बेस एंड लिमिटेड पॉलिटिकल विजन। पर यह मानना नहीं था सून याट सेन का। उनका मानना था कि कैपिटल को रेगुलेट करने के लिए और लैंड होल्डिंग को इक्वलाइज करने के लिए सोशलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए, और ये तभी होगा जब पीजेंट्री क्लास को सपोर्ट मिलेगा। बट जो जीएमडी के अंदर चियांग की शेख आए थे, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सारी पावर मिलिट्री को दे दी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की कैसे शुरुआत हुई? When the Japanese invaded China in 1937, the GMD retreated. The long and exhausting war weakened China, और इसी के चलते prices rose 30% per month between 1945 and 1949 after Second World War.
रूरल चाइना के अंदर हमें दो मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो वहाँ के लोग फेस करते हैं। पहली इकोलॉजिकल सेंस में, क्योंकि सोइल एग्जॉशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम वो है सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स से लेबर ली जा रही है बट उसके बदले में उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिटीरियोरेबल है। लैंड टेन्योर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया है, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड पुअर कम्युनिकेशन, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंड मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कब फाउंड होती है 1921 में, और हमें क्या देखने को मिलता है कि ये मतलब इसने अपने इसको चेंज कर दिया जाएगा आगे चलकर माओ जेडोंग द्वारा। माओ जेडोंग उसको इसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वैसे नहीं अपनाएगा जैसे कार्ल मार्क्स और लेनिन ने दी थी। जैसे कार्ल मार्क्स का बेसिकली कहना क्या था, कार्ल मार्क्स कहते थे कि सोसाइटी या फिर एक ट्रू क्लास की फॉर्मेशन तब होगी जब उस क्लास के अंदर सारी पावर्स किसके हाथ में हो, वर्कर्स के हाथ में हो, पीजेंट्री क्लास के हाथ में हो, क्योंकि इनका ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और अगर हम इन्हें ही सारी पावर दे देंगे तो ये उतना एक्सप्लॉयटेशन किसी के साथ नहीं होने देंगे। तो क्लास लेस सोसाइटी होना सबसे बढ़िया है, और ये तभी होगा जब सारी पावर जो है वर्कर्स या फिर पीजेंट क्लास के हाथ में हो, और कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी थी कार्ल मार्क्स की थी। ये आइडियोलॉजी किसकी थी? कार्ल मार्क्स की। और इसी आइडियोलॉजी को आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन को हेड करने वाले व्लादिमीर लेनिन भी फॉलो करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि जो वर्किंग क्लास है उसी के पास सारी पावर होनी चाहिए, बट इस चीज को एंश्योर कौन करेगा कि सारी पावर वर्किंग क्लास के हाथ में है? इस चीज को एंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए, और इसी के चलते वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन कर देते हैं। और इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज को मिक्स करके चाइनीज या फिर माओ जेडोंग इसको अडॉप्ट करते हैं। और माओ जेडोंग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वर्किंग क्लास को सारी पावर नहीं दी जानी चाहिए, हमें इंश्योर करना होगा कि पीजेंट्री क्लास की सारी नीड्स फुलफिल हो। ऐसा मानना था माओ जेडोंग का। इसके अलावा माओ जेडोंग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट आर्मी, स्ट्रेस द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी। इसके अलावा वो कंसर्न थे विद विमेन्स प्रॉब्लम, कि विमेन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उनकी कैसे डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए। Supported the emergence of rural women's association, promulgated a new marriage law that forbade arranged marriages, stopped purchase or sale of marriage contracts and simplified divorce। ये सारी चीजें किसने करी? माओ जेडोंग ने। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी 1949 टू 65। अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है 1949 में। और इसी के चलते जितनी भी मतलब प्राइवेट लैंड होल्डिंग, प्राइवेट कंपनीज या फिर कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी इससे पहले चाइना में, अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन होने के बाद वो सारी ही चीजों को बंद कर दिया गया, क्योंकि आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली सोशलिस्टिक। Critical areas of economy were put up under government control, and private enterprise and private ownership of land were gradually ended। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च कर दी जाती है 1958 में। क्यों? ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम को जल्दी मतलब ज्यादा से ज्यादा जल्दी गैल्वनाइज किया जाए, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये जो मूवमेंट है इसको जल्दी से स्प्रेड किया जाए। इसके लिए ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट की शुरुआत होती है 1958 में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हुए ही चाइनीज गवर्नमेंट ने एक चीज और कही कि लोगों को एनकरेज करना शुरू किया कि वो अपने घर के बैकयार्ड में फर्नेस बनाए ताकि वो स्टील की डेवलपमेंट कर सके। बट आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि ये जो एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी चाइनीज गवर्नमेंट ने, ये एक आगे चलकर मेजर हर्डल बन जाएगी, क्योंकि बैकयार्ड के अंदर जो स्टील फर्नेस लगाई गई है उसकी क्वालिटी काफी पुअर है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि फोसल फ्यूल्स की तो बर्निंग हो रही है, फोसल फ्यूल्स की, बट आउटपुट ही नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि पोल्यूशन हुआ। तो ये आगे चलकर इसको बंद कर दिया जाएगा बाद में। उसके बाद माओ जेडोंग क्या चाहते हैं कि कंट्री के अंदर सोशलिस्ट मैन बनाया जाए, मतलब चाइनीज पीपल क्या हो? सोशलिस्ट मैन, जो कि ट्रू सेंस में 5 चीजों को फॉलो करे: फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक है कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स 1965 टू 78। अब हमें इस टॉपिक में देखने को मिलता है कि दो कम्युनिटीज के बीच में उनके ओपिनियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, टसल होते हैं इन बिटवीन देयर ओपिनियंस। कौन दो कम्युनिटीज या फिर कौन दो लोग? एक तो माओइस्ट, जो लोग वो जो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, माओइस्ट। और दूसरे वो जो कहते हैं कि आइडियोलॉजी को ना फॉलो करके हमें देश के अंदर एक्सपर्टीज को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद
और इसी चीज को रोकने के लिए माओ ने क्या किया, लॉन्च द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन इन 1965 टू काउंटर हिज क्रिटिक्स। इसमें उसने कहा कि आइडियोलॉजी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज। बट आगे चलकर माओ क्या करता है, 1975 में द पार्टी वंस अगेन लेड एम्फेसाइज ऑन ग्रेटर social discipline and the need to build an industrial economy so that China could become a power before the end of the century। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। अब 1978 में माओ जिदोंग को सक्सीड करते हैं डेंग जियोपिंग, और ये चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि कंट्री तभी फ्लरिश कर पाएगी और सेंचुरी के एंड तक तभी एक डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में निकलेगी तब जब कंट्री के अंदर साइंस को प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए और डिफेंस को। ये चार पिलर्स लेके आए डेंग जियोपिंग इन द ईयर 1978। बट आगे चलकर एक मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है चाइना के अंदर जो कहते हैं कि फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन, फिफ्थ पिलर भी इसके अंदर होना चाहिए जो है डेमोक्रेसी, क्योंकि बिना डेमोक्रेसी के ये चारों पिलर्स भी किसी काम के नहीं है। और वो इट वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी और एंडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इवन साइटिंग केसेस ऑफ सच अब्यूज फ्रॉम विद इन द पार्टी। और वो कहते हैं कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कंट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, क्योंकि खुद पार्टी के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनली देयर इज अ ग्रोइंग रिवाइवल ऑफ अर्लियर सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ कन्फ्यूशनिज्म एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी फॉलोइंग इट्स ओन ट्रेडिशंस रेदर देन सिंपली कॉपिंग द वेस्ट। ये सेम कंक्लूजन निकला था जापानीज हिस्ट्री के अंदर भी कि हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर किसी एक कंट्री की हेल्प से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से उस कंट्री को ही फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे अगर आज हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया स्टार्टिंग में तो मतलब मिडल पाथ या फिर नैम जैसी पॉलिसी या फिर न्यूट्रलिटी जैसी पॉलिसीज को फॉलो करता था, बट आज जो है इंडिया यूएस की भी हेल्प लेता है और रशिया की भी हेल्प लेता है, बट ये दोनों आपस में एनिमीज है। बट अगर हम इन दोनों कंट्रीज से हेल्प ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी खुद की कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। तो ऐसा ही कहना था चाइना का कि अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खुद वेस्टर्नाइज हो गए हैं। हम खुद की अपनी ट्रेडिशनल या फिर इंडिजीनियस वैल्यू से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ ताइवान। अब तक हमने जापानीज हिस्ट्री, जापानीज कल्चर, जापानीज पॉलिटी, जापानीज इकोनॉमी, सारी चीजों को देखा। ये सारी चीजें हमने चाइना के सेंस में भी देखी। अब बारी है ताइवान की और ये काफी छोटा टॉपिक है। अब ताइवान जो है वैसे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आज की अगर हम बात करें, बट चाइना क्या कंसीडर करता है, इंडिया तो तिब्बत को भी इंडिपेंडेंट मानता है और कई कंट्रीज तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देखते हैं, बट क्या चाइना ऐसे देखता है? चाइना तो तिब्बत को भी, ताइवान को, दोनों को खुद की सोवरिन मतलब इंटीग्रल पार्ट मानता है अपनी कंट्री का। तो ताइवान की क्या हिस्ट्री है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे उस इलेक्शन में डिफीट होती है किसकी? चियांग काई शेक की, जो 4 वर्च्यूज देते हैं विमेन के लिए, हमने पीछे देखे थे। तो ये क्या करते हैं, चाइना छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, ताइवान में, और वहां पर अपनी पार्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। इसके अलावा ये थोड़े मतलब ओप्रेसिव नेचर के थे क्योंकि इन्होंने क्या किया, he went on to establish a repressive government forbidding free speech, political opposition, excluding the local population from positions of power। आप देख सकते हैं कि किस तरह ताइवान के अंदर चाइनीज इस पॉलिटिशियन ने डेमोक्रेसी को किस तरह ब्रूटली मतलब कोलैप्स या फिर डिटीरियोरेबल कंडीशंस में लाकर छोड़ दिया। बट इसके अलावा हमें एक चीज देखने को मिलती है कि डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट इकोनॉमी काफी अच्छी तरीके से फ्लरिश हुई इस टाइम पर ताइवान की, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि इनकी गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जिसके चलते ताइवान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी बढ़ी, जिसने इकोनॉमी के मॉडर्नाइजेशन में हेल्प की। ताइवान की जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जो है वो जापान के बाद दूसरे नंबर पे आ गई पूरे एशिया के अंदर इन द ईयर 1973, बाय द ईयर 1973। इसके अलावा रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था इन टर्म्स ऑफ इनकम वो भी काफी स्टेडली डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है कि अब ये सारी चीजें तो हो रही थी कि डेमोक्रेसी को ना ध्यान में रखते हुए, बट इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही थी 1973 तक ताइवान के अंदर। बट जैसे ही चियांग ली शेक की डेथ होती है तो हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी का रिवाइवल वापस से ताइवान के अंदर होता है। एंड व्हेन मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड 1987 तक मार्शल लॉ को भी लिफ्ट आउट कर दिया गया ताइवान से, एंड फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुए, बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग लोकल ताइवानीज टू पावर, जो वहां के इंडिजीनियस, जो वहां के नेटिव पीपल हैं। Diplomatically, most countries have now their trade missions in Taiwan,
बट वहां पर वो अपनी एम्बेसीज नहीं लगा सकते क्योंकि ताइवान का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। चाइना की मर्जी है, वो वहां पर चाहे या ना चाहे। तो ताइवान की अगर मर्जी है कि मेरी कंट्री में आओ और एम्बेसीज लगाओ, तो ऐसा तो तब नहीं हो पाया था। उसके अलावा ताइवान किसके सब्जुगेशन में है? चाइना के सब्जुगेशन में है। बट हमें एक चीज देखने को मिलती है कि चाइना जो है ताइवान को सब्जुगेट नहीं कर रहा पूरे तरीके से तब तक, जब तक ताइवान इस चीज पर एग्री करता है कि वो किसकी अथॉरिटी के अंडर है, चाइना के अंडर। अगर वो ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ताइवान जो खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और वो उन्हीं पॉलिसीज पर काम करेगा जो चाइना उसे कहेगी, तब तक चाइना उसको कैप्चर नहीं करेगी। और आज भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। अब ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, द स्टोरी ऑफ कोरिया, और सबसे इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह बार बार कोरिया और पर्टिकुलरली साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेटिक कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट बार बार होता है। बट इकोनॉमी के अंदर हमें किसी भी तरह का डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता है। और जब डिक्लाइन हो भी जाता है तो हम उसे कोरियन क्राइसिस कहते हैं। और उसके बाद किस तरह आईएमएफ से वो गोल्ड लोन लेते हुए, और किस तरह गोल्ड लोन जब ले भी लेता है कोरिया, तो किस तरह वहां के आम जनता जो है वो भी गोल्ड मूवमेंट की शुरुआत करती है, जिसमें वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं अपने गोल्ड गवर्नमेंट को देकर। और ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कोरिया के अंदर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? क्योंकि कोरिया जो है, आज हम नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया, कोरियन रिपब्लिक या फिर कोरियन पेनिनसुला को दो कंट्रीज में देखते हैं, वो स्टार्टिंग से दो में तो डिवाइड नहीं है। स्टार्टिंग में कोरिया एक ही हुआ करता था, नॉर्थ और साउथ दोनों एक ही होते थे। और इस पर रूल कौन करता था? जोसियन डायनेस्टी। और इसने कब से कब तक रूल करा? 1392 से 1910 तक, मतलब लगभग 500 सालों तक जोसियन डायनेस्टी ने कोरिया के ऊपर रूल किया। बट हमें देखने को मिलता है कि 20th सेंचुरी तक चाइना, जापान और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ या फिर यूएसए की तरफ से इंटरनल प्रेशर डाला जा रहा है जोशियन डायनेस्टी के ऊपर। और इसके बाद 1910 में तो आखिर में आकर जापान जो है वो कोरिया को एनेक्स कर अपनी कॉलोनी बना लेता है। और इसी को देखते हुए कोरियन पीपल जो है वो काफी एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि जोशियन डायनेस्टी वहां पर 500 सालों से रूल कर रही थी और अचानक से आकर 1910 में जापान ने कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो कोरियन पीपल जो है इस चीज से काफी नाराज हुए और गुस्सा भी। तो इसी के चलते कोरियन पीपल ने वहां पर दो चीजें करी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला पॉइंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन उन्होंने की। दूसरी चीज उन्होंने ये की, कोरियन पीपल ने, उन्होंने डेलीगेशंस को भेजा। कहां पर? इंटरनेशनल मीटिंग्स में, फॉरेन लीडर्स के सामने अपील करने के लिए कि हमारी कंट्री को वापस से इंडिपेंडेंस दी जाए। उन्होंने अपनी ये बात रखी डेलीगेशन के थ्रू कई सारी मीटिंग्स में, जैसे कायरो, याल्टा और पोस्टडैम कॉन्फ्रेंसेस। अब जापान ने 1910 में कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और अपनी कॉलोनी बनाए रखा 35 सालों तक। और अपनी कॉलोनी कोरिया को इंडिपेंडेंस मिलती है इन द ईयर 1945, जब जापान जो है उसे हार का सामना करना पड़ता है इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद क्या होता है? कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड, जब कोरिया इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है तो कोरियन पेनिनसुला को दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड अलोंग 38th पैरेलल। और बीच में जो पैरेलल का नाम है वो क्या है? 38th पैरेलल। तो साउथ कोरिया साउथ में और नॉर्थ कोरिया नॉर्थ में। और नॉर्थ कोरिया को असिस्टेंस मिलता है सोवियत यूनियन का, और साउथ कोरिया को असिस्टेंस मिलता है यूएन का। और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यूएन के अंडर कौन, या फिर यूएन की आड़ में कौन सपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया को? यूएसए। ये हमें देखने को मिलता है। और 1948 तक भी जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बन जाते हैं तो इनके अंदर ये जो डिवीजन 38th पैरेलल का है वो परमानेंट हो गया। और आज तो हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक रीजन भी देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है डीएमजेड, डीमिलिटराइज्ड रीजन। उसके बाद पोस्ट वॉर नेशन, इन जून 1950 कोरियन वॉर की शुरुआत हो जाती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही मायने में नॉर्थ कोरियन पीपल और साउथ कोरियन पीपल, इन दोनों देशों के लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई है 1950 में, ऐसा नहीं है। इन दो कंट्रीज की आड़ में ये कोल्ड वॉर एरा में जो लड़ाई हुई थी उसका सेम फॉर्म है उसकी, बट अब ये हो रही है कोरियन नाम पे। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर इस वाले टॉपिक में कि नॉर्थ कोरिया को असिस्ट कर रहा है सोवियत यूनियन और साउथ कोरिया वाज असिस्टेड बाय यूएसए। तो 1950 जून में जो लड़ाई शुरू होती है कोरियन वॉर, वो 1953 तक चलती है, जिसकी वजह से कोरियन इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से कोलैप्स कर जाती है और डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। बट साउथ कोरिया को असिस्टेंस मिलता है यूएस की तरफ से।
और इसी के चलते साउथ कोरिया के अंदर हमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आने वाले सालों। और यहाँ से अब हमारे टॉपिक में हम आगे साउथ कोरियन हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरह साउथ कोरिया ने अपनी डेवलपमेंट को एंश्योर किया। तो साउथ कोरिया के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं उनका नाम है सिंगमन री। कब इलेक्ट होते हैं? 1948 में। अब दिक्कत तब हुई जब इन्होंने इलीगल तरीके से अपने आप को दोबारा री इलेक्ट कर लिया बाय डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विच आर कंप्लीटली इलीगल। और इसी के रिस्पॉन्स में अप्रैल 1960 में वहां के सिटीजन्स प्रोटेस्ट करते हैं और एक रिवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अप्रैल रिवोल्यूशन। और इसी के चलते सिंगमन री को रिजाइन करना पड़ता है। अब इनके रेजिग्नेशन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब डेमोक्रेटिक पार्टी भी कुछ ढंग से नहीं कर पा रही थी साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि वहां पर इंटरनल डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के दौरान भी, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होना शुरू हो गई है, जिसके चलते सिटीजन्स और स्टूडेंट जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट में भी अब जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। न सिर्फ इतना ही, मई 1961 में डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्लेस कर दिया जाता है मिलिट्री कूप के द्वारा। और यहाँ पर जनरल कौन है? पार्क चुंग ही जो है मिलिट्री जनरल है, जो ये रिप्लेस कर देते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को इन द ईयर 1961। इसके अलावा अब ये जो पार्क चुंग ही है ये एक मिलिट्री जनरल थे, बट 1963 में ये अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट कर लेते हैं। और इनकी जो पॉलिसी में जो मेन चीज है ना, वो हमें देखने को मिलती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इनकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी मदद करी साउथ कोरिया की। न सिर्फ इतना ही, इन्होंने 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स की शुरुआत करी, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी कॉर्पोरेट फार्म्स को, placed emphasis on expanding employment and increased Korea's competitiveness। तो ये चीज जो है इन्होंने काफी अच्छी की थी। किसने? पार्क चुंग ही ने, जो कि पहले मिलिट्री जनरल थे, बट अक्टूबर 1963 में इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट के पोस्ट पर इलेक्ट कर लिया। उसके अलावा ये सेम चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि इन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कर फोकस किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी पे। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट दिया इनकी गवर्नमेंट ने, जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जिसकी मदद से कोरिया जो है कम्पिटिटिव होल्ड बना पाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट 1970s में इन्होंने अब हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे मशीनरीज, केमिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कोरिया के अंदर इतनी ग्रोथ क्यों हुई? अब इसका कोई एक रीजन नहीं है, या फिर हम कह दें कि सिर्फ गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसी की वजह से साउथ कोरिया के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई, ऐसा नहीं है। वहां के सिटीजन्स का भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो हम देखते हैं। कोरिया अचीव्ड स्टार्टलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थैंक्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर्स, वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स, aggressive industrialists and capable labor force. Ambitious entrepreneurs responded well to government incentives. एक कंट्री सही मायने में तब ही डेवलप कर सकती है जब न सिर्फ वहां की गवर्नमेंट बल्कि वहां के सिटीजन्स भी कोलैबोरेट कर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सरकार के साथ साथ। न सिर्फ सिटीजन्स, न सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि वहां पर काम करने वाली कंपनीज, वहां पर काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाए गवर्नमेंट के साथ, तभी एक कंट्री सही मायने में सक्सीड कर पाएगी। इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर हमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है, जिसके चलते अगर किसी इंडस्ट्री में कोई लेबर क्लास काम भी कर रही है, कोई वर्कर अगर काम भी कर रहा है, तो वो नई स्किल सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उसे हाई एजुकेशन मिली है। तो ये भी एक मेजर चेंज का रीजन बना साउथ कोरिया के अंदर। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है, कोरिया के अंदर हाई डोमेस्टिक सेविंग्स देखने को मिलती है, और साउथ कोरियन वर्कर्स जो ओवरसीज काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा रेमिटेंस भेज रहे हैं साउथ कोरिया को। ये काफी, हमें है ना साउथ कोरिया से काफी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरह बार बार साउथ कोरिया के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, बट उसके बाद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी तरह की कमी नहीं आ रही। और अगर हमें कोई भी दिक्कत महसूस होती है हमारे देश के अंदर, तो हम क्या कह देते हैं कि सरकार के अंदर कमी है, या फिर सरकार की इस पॉलिसी के अंदर कमी है। पर कभी हम ये चीज सोचते हैं कि अगर हम एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन और अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो जाता है, तो हम आर्टिकल 232 की सहायता लेकर जब ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, पर कभी हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का इस्तेमाल करते हैं? वो भी तो हमारा ऑब्लिगेशन है। तो ये चीजें हम साउथ कोरिया के अंदर काफी ढंग से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के साथ किस तरह सिटीजन्स मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि उसके डेवलपमेंट का रीजन बना। किसकी डेवलपमेंट का? साउथ कोरिया की। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, पार्क चुंग ही ने
अपने आप को इलेक्ट किया, उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। बट दिक्कत कब हुई? दिक्कत तब हुई जब पार्क चुंग ही ने अपने आप को थर्ड टाइम री इलेक्ट किया, बट दिस टाइम बाय यूजिंग रॉन्ग मीन्स। उसने यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से उसने क्या कर लिया? परमानेंट प्रेसिडेंसी को पॉसिबल करवा लिया कि अब उसे कोई हटा ही नहीं सकता और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अब वो ही रहेगा। और ये चीज वहां के लोगों को पसंद नहीं आई, तो सिटीजन्स ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत तो तब हुई, अब यहाँ तक तो ठीक है, लोगों को सब चीजें सही लग रही थी पार्क चुंग ही की, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ठीक थी, तो चलो ठीक है, इसको एज मिला हुआ था। बट इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कोलैप्स कर गई जब सेकेंड ऑयल क्राइसिस आया 1979 में। क्योंकि हमने देखा है कि इसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी में इसने सबसे पहले लाइट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, जिसमें गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स आते थे। देन इसने 1970s में केमिकल एंड हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और इन सारी चीजों को या फिर हैवी इंडस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए ऑयल तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जब ऑयली क्राइसिस आ जाएगा तो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो चुंग ही की कोलैप्स करनी ही है। तो ऐसा ही हमें 1979 में देखने को मिला जब ऑयल क्राइसिस आ गया। और जब ये सब हो गया ना, तो हद पार हो गई और अक्टूबर 1979 में इसको असासिनेट कर दिया गया। तो ये स्टोरी थी पार्क चुंग ही की। उसके बाद कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। अब पार्क चुंग ही की डेथ के बाद लोगों के अंदर ये उम्मीद की भावना आई कि चलो, अब इतना मिलिट्री रूल देखने के बाद चलो अब तो डेमोक्रेसी आ जाएगी देश के अंदर। पर अब भी ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 1979 में चून चून दो हवान जो है, ये भी एक मिलिट्री कूप के चलते रूल करने के लिए आते हैं। और ये क्या करते हैं? पूरी कंट्री के अंदर द मिलिट्री फैक्शन सप्रेस द डेमोक्रेसी मूवमेंट। इनका जो मिलिट्री फैक्शन है या फिर जो मिलिट्री पावर है इनके पास, वो सप्रेस कर देती है डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, और पूरी कंट्री के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज कर देते हैं। न सिर्फ इतना ही, यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये भी अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, सेम स्टोरी चल रही है। तब तक तो ठीक है, बट जैसे ये डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वहां के सिटीजन तभी इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं और उनको या तो रिजाइन करना पड़ता है या असासिनेट। हमने पार्क चुंग ही के केस में भी देखा। और दोबारा ये कौन है? चून डू हुआन, इसके केस में भी हम दोबारा यही चीज देखेंगे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि चून जो डुआ हुआन है, ये डेमोक्रेसी को तो कोलैप्स कर रहा है, डेमोक्रेसी को तो सप्रेस कर रहा है, बट इसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी हैं पार्क चुंग ही की तरह। क्योंकि इसके टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि रेज इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 1.7% इन 1980 टू 13.2% बाय 1983। और इन्फ्लेशन को भी काफी हद तक इसने लोअर कर दिया। उसके अलावा मई 1987 में, अब ये सब तो ठीक है, पर क्योंकि हमें पता है कि साइड बाय साइड ये डेमोक्रेसी को सप्रेस कर रहा था, तो हद कब पार हुई? हद पार होती है तभी असासिनेशन होता है, या फिर तभी गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देती है, या फिर तभी वो पॉलिसी प्रूव या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती है जो सिटीजन चाह रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ। मई 1987 में क्या हुआ कि जो चून एडमिनिस्ट्रेशन है, अब एक इंसिडेंट है यहाँ पर कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। और ये डेथ कैसी हुई? डेथ बाय टॉर्चर। अब लोगों की डिमांड थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो, इस केस की प्रॉपर इंक्वायरी हो और क्रिमिनल को पनिशमेंट मिले। बट मिनिमाइजेशन इंक्वायरी होती है चून एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और इसी के चलते वहां के सिटीजन्स, न सिर्फ सिटीजन्स बट मेकिंग सिटीजन्स बिगेन पार्टिसिपेट इन लार्ज स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, द जून डेमोक्रेसी मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को कहा गया जून डेमोक्रेसी मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के चलते चून एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ता है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है, जो बार बार यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके अपनी प्रेसिडेंशियल पोस्ट को इंश्योर कर रहे थे, अब वो नहीं होगा। अब डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। अ न्यू चैप्टर ऑफ कोरियन डेमोक्रेसी दस बिगिन। अब हमारा अगला टॉपिक है कोरियन डेमोक्रेसी एंड आईएमएफ क्राइसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब क्या हुआ कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जो डायरेक्ट इलेक्शन इंश्योर करेगा, सही मायने में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा, सही मायने में देश के अंदर, पावर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करेगा। तो दिसंबर 1987 में क्या हुआ? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन हेल्ड हुए। ठीक है, तो इलेक्शन में सबसे पहला कौन इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे? रो टाई वुड। बट ये अच्छी तरह से मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाया था, तो इसने कोलैबोरेशन करा किसके साथ? किम योंग सैम के साथ, और इन्होंने कोलैबोरेट कर कर एक रूलिंग पार्टी बनाई। बट 1992 दिसंबर में किम जो है इंडिपेंडेंट तौर पर एक सिविलियन था, ये was elected the president after decades of military rule independently। अब किम एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? अब ये भी कुछ इकोनॉमिक चेंजेस करेगी, क्योंकि हमने देखा कि कोरिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट आ रही है ना, उसका मेन एजेंडा क्या है?
इकोनॉमी को बूस्ट करना, क्योंकि अगर इकोनॉमी बूस्ट करेगी ना तो पॉलिटी हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, सब बूस्ट हो जाता है। तो किम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, कंट्री को, कोरिया को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का हिस्सा बनाया, ज्वाइन करवा दिया 1996 के अंदर। न सिर्फ इतना ही, अब ऐसा करने पर क्या हुआ कि कोरिया की जो इमेज है या फिर कोरिया की जो पावर है ना वो स्ट्रेंथन हुई, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी कोरिया की, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ तक तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी कोरिया के अंदर, बट प्रॉब्लम्स कब हुई, कोरियन क्राइसिस कब आया, IMF से मदद कब लेनी पड़ी कोरिया को, जब कोरिया के अंदर ट्रेड डेफिसिट्स होना शुरू हो गए। एक होता है ट्रेड डेफिसिट और एक होता है ट्रेड सरप्लस। जैसे अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब चाइना से हम जितनी चीजें इंपोर्ट करवा रहे हैं वो उतनी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। चाइना से चीजें हम ज्यादा ले रहे हैं, बट बदले में हम चाइना को चीजें दे उतनी नहीं रहे। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है और यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि चाइना के साथ, यूएस के साथ हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम। तो कोरिया के अंदर ट्रेड डेफिसिट हो गया, पुअर मैनेजमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कोई भी चीज स्टेटस क्यो में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। स्टेटस क्यो होता है, स्टेटस क्यो का मतलब होता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि चेंज इज द एसेंस ऑफ नेचर। अब कब तक इकोनॉमी बूस्ट करती रहेगी, कभी तो रिसेशन होगा। तो यही टाइम आया कोरिया के अंदर जब ट्रेड डेफिसिट्स होना शुरू हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पुअरली मैनेजमेंट करने लगे, रैकलेस बिजनेस ऑपरेशन शुरू हुए। तो इसके चलते फॉरेन करेंसी में क्राइसिस देखने को मिला कोरिया की 1997 में, और इसी के चलते उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प लेनी पड़ी फाइनेंशियली, और इसी के चलते अब गवर्नमेंट ने तो IMF से हेल्प ले ली। अब ये देखिए आप, वहां के सिटीजन, रिस्पॉन्सिव सिटीजनरी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो हमें कोरिया के अंदर देखने को मिलता है कि सिटीजन भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ पर सिटीजन्स एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स फॉरेन लोन रीपेमेंट थ्रू द गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट। उसके बाद अब 2012 में एक नए कैंडिडेट, अब वो क्राइसिस वगैरह सारा सॉर्टेड हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में एक न्यू प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे आए न्यू कैंडिडेट, जिनका नाम है पार्क जियून हाई। वो इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, और ये सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी कोरिया की। बट इनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कब, तब देना पड़ेगा जब लोगों को, आम सिटीजन्स को ये बात पता चल जाएगी कि ये जितनी भी पॉलिसीज बना रही है खुद से नहीं बना रही। इट केम टू लाइट दैट शी हैड लेफ्ट अ फ्रेंड सीक्रेटली मैनेज गवर्नमेंट अफेयर्स। तो इसके चलते इनको रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से। एंड कोरियन डेमोक्रेसी, अब ये तो था हमारा एंड, अब हमें इससे कंक्लूजन क्या निकालना है। Korean democracy owes a debt to economic development, but it was the citizens' elevated political awareness to encourage republicanism in the country which played the lead role in advancing it to where it is today। ये आप अपने आंसर में भी एंड में लिख सकते हैं, हर आंसर के एंड में, अगर वो कोरिया से रिलेटेड है तो। अब ये है हमारे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, 2 रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई उसके रीजंस कुछ और हैं। जापान के अंदर जो आज हम देख रहे हैं, जापान को जिस पोजीशन में, वो शुरुआत से ऐसा नहीं है, उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। तो उसके डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो कुछ अलग है। ताइवान की डेवलपमेंट के अलग फैक्टर्स हैं, और जापान, और हमने लास्ट कौन देखा, कोरिया की डेवलपमेंट के अलग फैक्टर्स हैं। तो यही बताया कि 2 रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ जापान, इसने अपनी इंडिजीनियस वैल्यूज को एंश्योर करते हुए, मेंटेन करते हुए, वेस्टर्न एशिया के साथ अपने कल्चर का कॉन्फ्लुएंस करते हुए अपनी डेवलपमेंट को एंश्योर किया। ये जापानीज मॉडल था। चाइना ने कहीं ना कहीं अपनी बचाव करते हुए अपनी कंट्री का वेस्टर्न कल्चर से दूर रहते हुए अपनी डेवलपमेंट को एंश्योर किया, और कोरिया ने किस तरह अपने रिस्पॉन्सिव सिटीजनरी की मदद से, डेवलपमेंट की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मदद से अपनी डेवलपमेंट को एंश्योर किया। तो ये तो था हमारा पाथ टू मॉडर्नाइजेशन पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ हमारी क्लास 11th हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।